हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ द फर्म इज रजिस्टर्ड। तो आज हम फर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। आई होप कि आप सब लोग यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है, उसमें ऐसा नेसेसरीली कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि फर्म को रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और जब बनेगी फॉर्म तभी रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, और ऐसा कोई टाइम बार भी नहीं है, मतलब टाइम लिमिटेशन भी नहीं है कि इतने समय के बाद रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और क्रिएशन के बाद जब एक बार फॉर्म बन गई है तो उसके बाद किसी भी टाइम पे बिना किसी टाइम बार के फॉर्म को कभी भी रजिस्टर कराया जा सकता है। और ये सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट में लिखा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। और ये सेक्शन 63 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं, पार्टनरशिप एक्ट का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। और इस एक्ट ने कोई पेनल्टीज भी ऐसी नहीं लगाई हैं कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तो कोई ऐसी पेनल्टी भी नहीं लगेगी। बस कुछ डिसेबिलिटीज हैं जो कि एक फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नहीं उनका फायदा उठा पाएगी। और वो डिसेबिलिटीज हमारी सेक्शन 69 में डिस्क्राइब की हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि फर्म कैसे रजिस्टर होती है। तो देखो यार, अगर पार्टनरशिप कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है किसी फर्म की, तो फिर उसके अंदर कोई भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनर्स के बीच में या फिर थर्ड पार्टीज के बीच में भी, तो वो वॉइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये कुछ डिसेबिलिटीज हैं कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और प्रोसीजर जो होता है रजिस्ट्रेशन का वो होता है, हमें पता ही है, सेक्शन 58 से 59, सेक्शन 58 एंड 59 ऑफ द एक्ट में दिया हुआ है। और सेक्शन 63 हमें ये बताता था कि कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। और वैसे भी कोई भी अगर प्रूडेंट पार्टनर होगा किसी भी फर्म का तो उसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी देख के रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि उसके काफी सारे पर्क्स भी होते हैं और एक बेसिक रिकॉर्ड बन जाता है कि हाँ आप पार्टनर हैं और फर्म कैसे मैनेज हो रही है और कौन कौन किस पोजीशन पे है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म में बी अफेक्टेड बाय सबमिटिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो अब हमें जो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को देना होता है तो वो ये सारी चीजें होनी चाहिए वहां पे, द फर्म्स नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैन कैरी ऑन बिजनेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर विद परमानेंट एड्रेसेस, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। तो अगर ड्यूरेशन कोई है तो वो भी स्पेसिफाई होगी, और ये सब चीजें स्पेसिफिकली होना जरूरी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर जब रजिस्ट्रार इन सब चीजों को देख के सेटिस्फाइड हो जाएगा और एक मेंशन कर देगा, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा बेसिकली, तो उसी को हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म, उसी को हम कहते हैं। और सेक्शन 69 ऑफ द एक्ट हमें बताता है कि जो भी सिविल कोर्ट में क्लेम्स होते हैं, सिविल क्लेम्स होते हैं, वो सब पार्टनर बेयर करेंगे ऑफ द फर्म, अगर ये रजिस्टर्ड फर्म है तो। और पार्टनर्स को बेसिकली खुद ही से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराना होता है फर्म्स का, क्योंकि पार्टनर्स ही उसकी मैनेजरियल पोजीशंस पे होते हैं, तो उन्हीं को खुद रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन के हैं। तो रजिस्ट्रेशन पे कोई भी सूट फाइल किया जा सकता है पार्टीज के पहले, जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर, और वो लोग किसी को भी सू कर सकते हैं जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है जिनके साथ भी। बट नॉन रजिस्टर्ड फर्म में ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी पार्टनर, नॉमिनी या फिर कोई भी एजेंट कोई किसी को सू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए सू करने का आपका राइट छिन जाता है। अब रजिस्टर्ड फर्म जो होती है वो सेक्शन 69 का क्लेम कर सकती हैं, जिसके अंदर एक राइट उनको मिलता है कि टू क्लेम द सेट ऑफ और द अदर प्रोसीडिंग्स टू इन्फोर्स राइट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 का राइट इन्हें मिल जाता है, और नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स के साथ ये डिसेबिलिटी होती है, उन्हें सेक्शन 69 का राइट नहीं मिलता है। अब रजिस्टर्ड फर्म्स को रिटर्न फाइल करना नेसेसरी हो जाता है हर साल, बट नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स के पास एक ये privilege, basically non-registered firms enjoy a privilege of not filing the return, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर एग्जैक्टली वो रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये केस था लुंकरन वर्सेस इवानी जॉन, 1977 का केस था, जिसमें ये डिसाइड किया था कि सेक्शन 69 जो मैंडेटरी होता है, बट अनरजिस्टर्ड फर्म्स इस पे क्लेम नहीं कर सकती हैं, जो भी इनके राइट्स होते हैं सेक्शन 69 के, वो अनरजिस्टर्ड फर्म्स क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो ये एक जो डिसएडवांटेजेस होते हैं जो अनरजिस्टर्ड करवाने के,
वो एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि 1977 में इस केस में बताया गया था। और जो मिस बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी मुंबई वर्सेस मिस लीरा शिराज शेख 2006 का केस है, इसमें भी कुछ इसी टाइप का केस हुआ था कि जो फर्म थी वो बाद में रजिस्टर हुई और केस पहले फाइल किया गया था। तो क्योंकि रजिस्ट्रार के अंदर कोई रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में कोई ऐसा वो एंट्री नहीं थी, तो इस वजह से वो जो सूट हुआ था सेक्शन 69 का सब, तो सेक्शन 69(2) ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो था वो लायबल नहीं था और फिर केस को डिसमिस कर दिया गया था। तो कंक्लूड हम इससे कर सकते हैं कि अगर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म है तो फिर कोई भी जो पार्टीज हैं, पार्टनर्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं, उन सब के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब वॉइड होंगे और कोई भी बेनिफिट क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब देख लेते हैं नया टॉपिक जो है पार्टनरशिप फॉर्म। तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो 1 अक्टूबर 1932 को इनैक्ट हुआ था, मतलब जो एप्लीकेबल हुआ था वो 1 अक्टूबर 1932 को हुआ था। और जो पार्टनरशिप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एक होता है बेसिकली। तो जो पार्टनरशिप होती है वो जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी गवर्न होती है और प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से भी। तो दो ऐसे एक्ट्स हैं जो कि पार्टनरशिप को गवर्न कर रहे हैं। तो ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक जनरल इंडियन लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो कि है 1872। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। अगर हम पार्टनरशिप की डेफिनेशंस देखें तो कई सारे लोगों के व्यू हमारे पास आएंगे सामने। उसमें से एक काफी बड़े फिलोसफर हैं केंट, उनका व्यू था कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है दो या फिर और उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों का जो कि अपना मनी, एफर्ट, लेबर और स्किल्स सब कुछ अपना दे रहे हैं और साथ ही साथ वो शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉसेस दोनों सेम प्रोपोर्शन में, एग्जैक्ट मतलब प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों शेयर करते हैं। तो ये था केंट का व्यू। और फिर आता है पोलॉक का व्यू। पोलॉक का व्यू काफी हद तक डेफिनेशन जो हमारी सेक्शन 4 में दी हुई है उसकी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है उससे, और उसके अंदर भी यही था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमें कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, मतलब कोई एक या तो बिजनेस कैरी आउट करेगा या फिर बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोग हों बट एक ही आदमी पूरा बिजनेस संभालता हो और बाकी लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए वहां पे प्रॉफिट लेते हो। तो ऐसा भी पॉसिबल है, इसे भी हम एक पार्टनरशिप की फॉर्म कह सकते हैं। और जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप है उसे डिस्कस कर लेते हैं अब पार्टनरशिप क्या है। बेसिक पार्टनरशिप एक है हमारा जो अपग्रेडेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप। जो सोल प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का उसको सारा कुछ अपना खुद ही से देखना होता है, बट यहाँ पर जब पार्टनरशिप आती है तो फिर रिसोर्सेज, स्किल, एफर्ट सब कुछ बढ़ जाता है लोगों का, क्योंकि 2 या 3 लोग आ जाते हैं। तो कोई भी 2 और मोर पर्सन कैन जॉइन टुगेदर फॉर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 लोग या फिर 3 लोग, कितने भी लोग आके पार्टनरशिप बना सकते हैं और वो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक अपग्रेडेड वर्जन है, बट इसे हम कंपनी नहीं कह सकते हैं। पार्टनरशिप्स के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं इसे भी डिस्कस करते हैं। पहला एसेंशियल, पीपल हु हैव अग्रीड। कौन कौन से पीपल हैं जिन्होंने अग्री किया। माइनर को हम एग्जैक्ट अगर देखें यहाँ पे तो माइनर को जो मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष 1903 का केस था, इसमें है कि भाई हमें पता है माइनर इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट इन्हें इसीलिए पार्टनर नहीं बना सकते, बट उन्हें बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप जरूर मिल सकता है। मतलब प्रॉफिट्स के लिए तो वो लायबल हो सकते हैं बट ही कैन नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेज, मतलब लॉसेस की लायबिलिटी उन पे नहीं डाली जा सकती, ऑल्दो प्रॉफिट्स वो शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, कॉर्पोरेशन। तो अब कॉर्पोरेशंस अलग अलग आ सकती हैं बिजनेस में, पार्टनर्स वो भी बन सकती हैं। बस बात यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उनके जो बायलॉज हैं वो इस चीज को परमिट करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेशन मस्ट एम्पावर इट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड नॉट अदरवाइज। मतलब उनके जो बायलॉज हैं वो उसके अगेंस्ट ना जा रहे हो तो वो बिल्कुल कॉर्पोरेशन भी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है। और थर्ड पार्ट है फर्म। तो यहाँ पर लिखा है कि एक फर्म जो कि रजिस्टर्ड which is a proprietorship firm or a company registered under Companies Act can very well enter into partnership. बट पार्टनरशिप फर्म फिर से एक और पार्टनरशिप पे नहीं आ सकती है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक लीगल पर्सन नहीं होती है। और यही चीज हमें दूली चंद वर्सेस सीआईटी 1956 के केस में पता लगी थी। और हमारे पास लास्ट पार्ट है फोर्थ, एलियन। एलियन क्या होता है? एलियन बेसिकली हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एलियन मतलब जो कि आउटसाइड द जनरल कोर्स हो, जैसे कि हमारा जो नेशनल फ्रॉम अदर कंट्री में बी अ फ्रेंडली एलियन और एन एनिमी एलियन। अ फ्रेंडली एलियन कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप बट लेटर कैन नॉट एक्सेप्ट व्हेन ही इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री।
मतलब एलियन मतलब कोई और फॉरेनर होता है बेसिकली लीगल टर्म्स में, और एलियंस भी पार्टनरशिप में आ सकते हैं अगर वो फ्रेंडली एलियन है, मतलब उस जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करता है उस पर हम एट वॉर नहीं है उस कंट्री के साथ, और अगर उस कंट्री के साथ एट वॉर है तब फिर वो नहीं आ सकता है, एक्सेप्ट व्हेन ही इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री। तो उस कंट्री की अगर प्रोटेक्शन में है तब फिर आ सकते हैं बिल्कुल। अब सेकंड जो है वो देख लेते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट। तो व्हाट इज बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल? तो बिजनेस तो हमने पहले ही पढ़ा ही हुआ है कि क्या होता है बिजनेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो फिर कैरी ऑन नहीं होगा बिजनेस, और बिजनेस कैरी ऑन नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट्स में नहीं बनेंगे, तो प्रॉफिट्स के बिना भी कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें बिजनेस एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल अनलेस देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, हमें पता ही है। तो आर आर शर्मा वर्सेस रूबेन 1946 के केस में ये बताया गया था कि जो बिजनेस होता है उसे अगर रन करना है तो उसके ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं बिजनेस के वो लॉफुल होने चाहिए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड ना हो पाए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस के। तो बिल्कुल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करना जरूरी है, बट ये डेफिनेशन नहीं बताती है कि कैसे प्रॉफिट को शेयर करना है, किस प्रोपोर्शन में करना है। और ये केस ऑफ कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1860 का केस है, ये काफी पुराना केस है। इसके अंदर हमें पता लगा था कि हमें डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है कि कैसे एक्चुअली प्रॉफिट्स को शेयर करना है, बस शेयर करना है इतना लिखा हुआ है। तो अब पढ़ लेते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। तो बेसिकली हर फर्म जो होती है उसके अंदर कुछ पार्टनर्स होते हैं, और उस फर्म के जो भी एक्ट्स होते हैं उनके लिए उनके पार्टनर लायबल होते हैं। और जनरल थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो फिर वहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अराइज होती है, कोई और नहीं आता, क्योंकि जो फर्म होते हैं उनके पार्टनर्स ही हमेशा लायबल होते हैं। बट इन सर्टेन केसेस, अब लॉ है तो एक्सेप्शन भी होगा। हाउएवर अ पर्सन मे बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी। तो अब ऐसा हो सकता है एक्सेप्शंस में कि किसी एक आदमी को सिर्फ लायबिलिटी के लिए पार्टनर बनाया जाए। तो देख लेते हैं वो कैसे होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो लॉ ऑफ एस्टॉपल्स है उसकी वजह से अगर किसी नॉन पार्टनर को लायबिलिटी होल्ड करनी पड़ रही है तो वो लॉ ऑफ एस्टॉपल्स अप्लाई हो रहा है, इस वजह से वहां पर पार्टनर की लायबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज की जा रही है, जिसे हम कहते हैं होल्डिंग आउट द पार्टनर, और डीम टू बी ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट एक वो प्रिंसिपल है। और यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। इट वाज हिमसेल्फ, मतलब यहाँ पर पार्टनर जो है वो खुद मैनेजरियल पोजीशन पे नहीं था, ना ही प्रॉफिट शेयर कर रहा था, बट स्टिल लॉ ऑफ एस्टॉपल्स की वजह से उसे लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी। अब होल्डिंग आउट कैसे होता है, ये डेफिनेशन क्या है इसकी, सेक्शन 28 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में ये सब बताया गया है। और हम इसके अंदर जो भी है उसको एक बार अच्छे से थॉरली पढ़ते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो है anyone who by words spoken or written or by conduct represents himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in a firm is liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of any such representation। मतलब अगर कोई आदमी अपने आप को परमिट करता है या फिर अपने आप को ऐसा एज अ पार्टनर किसी के सामने प्रेजेंट करता है, और सामने वाला आदमी उसे मान के कुछ ऐसा काम करता है, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन जो बनता है, लाइबिलिटी बनती है, वो जिसने अपने आप को प्रेजेंट किया है, भले वो मिस रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, वो लाइबिलिटी बनती है वहां पे, क्योंकि सेकंड पार्टी ने ये देखते हुए एक्ट किया है कि हम किसी एक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइबिलिटी बनती है। तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है इसका। तो हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि क्या होगा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका कोई एस्टेट लायबल नहीं होगा कोई भी फर्म के एक्ट्स के लिए जो कि उसके डेथ के बाद होंगे। तो ऑब्वियसली अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी लायबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाएगी, उसके बाद के एक्ट्स की। उसके पहले के एक्ट्स की लायबिलिटी खत्म तुरंत नहीं होती है, ऑल्दो जो उसके बाद के एक्ट्स होंगे जो कि कोई और कमिट करेगा तो उसके अंदर पार्टनरशिप से उसका नाम हट चुका है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, तो फिर उसकी लायबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। अब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये भी देख लेते हैं।
पहला है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन भी 3 टाइप से होती है, तो उसके पहला पार्ट है बाय वर्ड्स, रिटन और स्पोकन। तो हम देख लेते हैं। पहले केस है जो विवांस वर्सेस नेशनल बैंक लिमिटेड। इसमें अगर आप इसमें ये डिसाइड होता है कि अगर किसी ने अपना नाम टाइटल में डाल दिया है, फर्म के टाइटल में रख दिया है, जो कि पार्टनर की बेसिकली वो होती है, पहचान होती है, तो वहां पर उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी अंडर दिस प्रिंसिपल, जो कि ये प्रिंसिपल हमने देखा है अभी। तो अगर पार्टनर की जगह पे उसका नाम है तो फिर वहां पर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। और सेकंड है बाय कंडक्ट। इन केस ऑफ पार्टर वर्सेस लिंसेल, यहाँ पर भी इस पार्टर वर्सेस लिंसेल एक केस था जहां पर एक किसी पर्सन ने बाय कंडक्ट ऐसा रिप्रेजेंट किया था कि वो पार्टनर है, और उससे हेल्ड लायबल किया गया था बाय कोर्ट, क्योंकि बाय यहाँ पे कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि वो एक पार्टनर है, इस वजह से उसकी लायबिलिटी अराइज करती है। और मार्टिन वर्सेस ग्रे 1863 का केस है, काफी पुराना केस है। यहाँ पर भी सेम फैक्ट्स हैं कि अगर कोई बाय कंडक्ट ऐसा जता रहा है कि वो पार्टनर है, तो वहां पर उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अलेजेड रिप्रेजेंटेशन डिनाइड। अभी मॉन्टन वर्सेस रेदरफोर्ड एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसके अंदर ये हेल्ड किया गया था कि सिर्फ अगर एलेज किया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, तो फिर वहां पर लायबिलिटी नहीं होगी। और यही सेम फैक्ट्स थे इस केस के। इट वाज हेल्ड दैट मिस्टर रदरफोर्ड वाज नॉट लायबल टू पे एज अ पार्टनर बाय स्टॉपल्स और होल्डिंग आउट। तो कहीं पे भी यहाँ पे जो लॉ ऑफ स्टॉपल्स नहीं लग रहा था, और होल्डिंग आउट भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अलेजेड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लगाई गई थी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्रेडिट टू फर्म ऑन रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस एसआर किशोर एंड कंपनी का केस देखें, जो कि 1992 का केस है, तो इसमें भी ही वाज हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट प्रिंसिपल से यहाँ पे लायबिलिटी डिसाइड हुई थी। सेक्शन 28 जो एक्ट है, तो यहाँ पर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट इन्वोक किया गया था, और यही है जो गवर्न करता है बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टॉपल्स बाय कंडक्ट। और यहाँ पर है कि वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और अलाउज अदर्स टू डू इट, he then is properly stopped from denying the character he has assumed, and upon the faith of which creditors may presume to have acted, a man doing so may rightly be held liable as a partner by estoppels, and held in a case of Molvo March and Company versus Court of Wards 1872 का केस है। तो यहाँ पर भी सेम चीज जो अभी हमने रीड की, वही चीज हेल्ड की गई थी कि अगर किसी ने अपने आप को प्रॉपर्ली डिनाई कर दिया है उस कैरेक्टर को अज्यूम करने से, तो वहां पर भी एक लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अब होल्डिंग आउट एक डॉक्ट्रिन बनी है, तो उसकी एक्सेप्शंस भी होंगी, तो एक्सेप्शंस को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग अ पर्सन लायबल फॉर एन एक्ट ऑफ फर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग आउट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम टॉर्ट। तो टॉर्ट की लायबिलिटीज होल्डिंग आउट प्रिंसिपल को अलाउ नहीं करती है, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो टॉर्ट का अगर किसी को सू करना है, टॉर्ट से किसी को सू हो रहा है, तो फिर वो होल्डिंग आउट प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई नहीं करेगा। अब सेकंड है लायबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पर्सन पार्टनर। अब यहाँ पर अगर पार्टनर विदाउट प्रॉपर नोटिस, मतलब पब्लिक नोटिस के बिना अगर रिटायर कर जाता है, तो फिर वहां पर उसकी लायबिलिटी तब भी बनी रहेगी, क्योंकि ये चीज कन्वे नहीं हुई है कि वो रिटायर कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर एक्सटिंग्विश्ड has as the liability of a partner and he cannot be held liable even upon his this doctrine। तो मतलब अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी का इंसॉल्वेंसी अगर कोई अपनी डिक्लेयर कर देता है, तो फिर उसके बाद कोई भी उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती है, इवन डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी अप्लाई नहीं करेगी। और एक है लास्ट हमारा पॉइंट डोमिनेंट पार्टनर। तो यहाँ पर कोई ऐसा जैसे रिटायरमेंट में होता था कि पब्लिक नोटिस होता था, यहाँ पर कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती है। और जो प्रोविजन है सेक्शन 45 और क्लॉज 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, वो ये कहता है कि एक बार अगर a dominant partner is not liable for the acts done after the date on which he ceases to be a partner, जब उन्होंने अपनी पार्टनरशिप खत्म की उसके बाद से जो भी एक्ट्स होते हैं उसके लिए लायबिलिटी उनकी नहीं रहती है। तो एक्सेप्शंस भी हमने देख लिया। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड do consider liking this video if this video helped you in any way, and also share it with your friends अगर आपको लगता है कि वो ये वीडियो उन्हें भी हेल्प कर सकता है। Also subscribe to the channel to stay updated with all the new videos, और हम ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पे काफी रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे। So thank you very much and all the best.